हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। दुनिया के इस होल के बीच जहां लुओ फैंग ने काइसर रिवर ब्लेड का यूज किया था, वहां के तमाम डिसेंडेंट्स शॉक में आ गए। सब लोग फौरन उस जगह पर जमा हो गए, सिर्फ इसलिए कि काइसर ब्लेड डाइवर की एग्जिस्टेंस को अपनी आंखों से देख सकें। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी, जिसका नाम बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा डिस्कस होता रहा है, इतनी हिम्मत करेगी कि खुद सामने आ जाए। लुओ फैंग को किसी भी थ्रेट की ज्यादा परवाह नहीं थी। वहां लुओ फैंग ने रैंकिंग सिस्टम देखा जो उस जगह पर मौजूद था, और वहां यह भी सस्पेक्ट किया जा रहा था कि लुओ फैंग के करीब एक रिवर ब्लेड मौजूद है। ये रिवर ब्लेड एक फ्रेम के साथ था जो लुओ फैंग को इस रिकवरी वर्ल्ड के रैंकिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस रिकवरी वर्ल्ड में एयर्स का रैंक डिसाइड करने के लिए पॉइंट सिस्टम यूज होता है। ये पॉइंट्स एयर्स तब हासिल कर सकते हैं जब वो दूसरे एयर्स पर बेट लगाते हैं। जो हार जाता है वो अपनी चांस के हिसाब से पॉइंट्स छोड़ देता है, और अगर किसी के पॉइंट्स 100 तक पहुंच जाएं तो वो पॉइंट्स हेरिटेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। लुओ फैंग को सीजर 7 ब्लेड की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आती है, और वो सीजर 7 ब्लेड से मिलकर काफी खुश होता है। सीजर 7 ब्लेड भी सेम फील करता है। वहां से दोनों एक दूसरे की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को हेल्प ऑफर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो फाइटिंग हो या स्पारिंग। आगे चलकर जब दोनों चल रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात सीजर हंड्रेड्स ऑफ रेन से होती है। इसी दौरान लुओ फैंग और सीजर 7 ब्लेड को यह भी पता चलता है कि लुओ फैंग को दूसरे एयर्स कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने ये न्यूज़ सुनी थी कि लुओ फैंग अब एक ऐसा एग्जिस्टेंस बन चुका है जो पहले उसका हिस्सा थे, उन सब से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसी वजह से वो लोग लुओ फैंग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि देख सकें कौन ऐसा है जो इस ग्लोरी के अंदर लुओ फैंग को डिफीट कर सकता है। फिर एम्परर ऑफ रेन और एम्परर ऑफ 7 ब्लेड्स ने लुओ फैंग को बताया कि ये जगह असल में लेलुहर रेस ऑफ मैनकाइंड का स्कूल है, जो होंग से बिलोंग करता है। यहाँ पर इंसान का मेंबर बनना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स दूसरी रेसेस से आते हैं। इस जगह को कई अलायंसेस में डिवाइड किया गया है, जैसे सदर्न अलायंस और नॉर्दर्न अलायंस, और इन अलायंसेस का मेन गोल होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स इकट्ठा किए जा सकें। इसी बीच लुओ फैंग को अपने सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि बहुत सारे एयर्स ने लुओ फैंग को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया है। KSR 7 ब्लेड इस बात को समझ जाता है, क्योंकि लुओ फैंग का इन्फ्लुएंस अब बहुत ज्यादा हो चुका था और बाहर के बहुत से मेंबर्स उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते थे। क्राउड भी इस बात पर एग्री करता है कि ये चैलेंजेस एक प्रॉपर कंपटीशन डिजाइन का हिस्सा बन चुके हैं। नोटिफिकेशन काउंट 60,000 तक पहुंच चुकी होती है और सेकंड्स के अंदर और भी बढ़ती जा रही होती है। ये सुनकर 7 ब्लेड और एम्परर ऑफ रेन दोनों शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा सपोर्टर्स और चैलेंजर्स एक साथ सामने आ गए थे, और सपोर्टर्स के खुद चैलेंज करने की वजह ये थी कि उन्होंने ये सब सीख लिया था। इसकी वजह ये थी कि असल में ये लोग खुद सिस्टम के ओनर्स थे। उनका मानना था कि रियल वर्ल्ड की स्ट्रेंथ वर्चुअल वर्ल्ड के मुकाबले में उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि रियल वर्ल्ड की पावर असल सोर्स से आती है। और उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी कि वो लुओ फैंग को एक फेयर फाइट में वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लड़ता हुआ देखें। इस वर्चुअल जगह को 7 ब्लेड्स वर्ल्ड कहा जाता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में सिर्फ 7 ब्लेड्स, ताकि 7 ब्लेड्स और रिवर ब्लेड्स के नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहीं पर 7 ब्लेड्स ने लुओ फैंग को बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर होने वाली हर फाइट स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर होगी। हर एयर जो ड्यूअल फाइट करेगा उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी इक्वल कर दी जाएगी, और वेपन्स भी सिर्फ वही यूज हो सकेंगे जो डिग्निटी सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब लुओ फैंग अपनी पर्सनल चीजें जैसे शाऊ या फिर स्टार डायग्राम का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद एयर्स ने लुओ फैंग को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि लुओ फैंग सिर्फ इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास रिवर ब्लेड है, इसीलिए वो चाहते थे कि रिवर ब्लेड के बगैर बिल्कुल फेयर कंडीशंस में इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लुओ फैंग को हराया जा सके। हंड्रेड्स ऑफ रेन ने लुओ फैंग को वार्निंग दी कि वो इतनी आसानी से चैलेंजेस एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि यहाँ के एयर्स हर क्लैन के टॉप लेवल जीनियसेस हैं, और सिर्फ स्कूल ऑफ द गॉड्स का एयर बनना ही बहुत मुश्किल होता है। हर क्लैन अपना बेस्ट वॉरियर भेजता है, और ज़्यादातर लोगों के पास यूनिक टेक्निक्स होती हैं, ऐसी टेक्निक्स जिनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल रियल और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं।
अगर लो फैंग ने फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो उसे बीच में रोक नहीं सकता और लो फैंग के पॉइंट्स पहले ही फिक्स होते हैं। अगर फाइट करते करते लो फैंग के पॉइंट्स खत्म हो गए तो वो एरा के एंड तक नए पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकता। मतलब अगर लो फैंग फाइट्स करता रहा और उसके पॉइंट्स 0 हो गए तो फिर वो और पॉइंट्स कमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि लगाने के लिए पॉइंट्स ही नहीं बचेंगे। फिर उसे नेक्स्ट एरा तक वेट करना पड़ेगा ताकि स्कूल की तरफ से फ्री पॉइंट्स मिल सके। स्कूल ऑफ डिवल अलुहुर के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होता, लेकिन एयर्स फिर भी वापस लो फैंग के पास आए और इंसिस्ट करते रहे कि वो उनके फाइट चैलेंजेस एक्सेप्ट करे। और यहीं पर बिना ज्यादा सोचे लो फैंग ने अपने अकाउंट में आए सारे फाइट चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, जिनकी टोटल तादाद 600 तक पहुंच चुकी थी। ये देखकर बोहिलियन पूरी तरह शॉक में आ गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी एयर ने इतने ज्यादा चैलेंजेस एक ही बार में एक्सेप्ट किए थे। जब लू फेंग ने अपनी फाइट स्टार्ट की तो जैसे ही वो रीमैच में एंटर हुआ, लू फेंग को तुरंत अपनी पावर में मैसिव इंक्रीज महसूस हुआ, और ये सब एंडी यिंग की वजह से था। ये चीज लू फेंग के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने एंडी यिंग की पावर को सीधा अपने बॉडी के अंदर फील किया। नॉर्मली लू फेंग को सिर्फ अपनी आर्मर और शाओ शाओ में इंक्रीज मिलता था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि एंडी यिंग कैसर की पावर उसके अपने जिस्म का हिस्सा बन चुकी है, और ये पावर इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे ही पहली फाइट स्टार्ट हुई, लू फेंग सीधा आगे बढ़कर अटैक करता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना अटैक प्रिपेयर करता है और अपनी एनर्जी को जलाता है, जो उसने खुद अपने कंट्रोल में ली हुई होती है, ताकि सिर्फ एक ही स्ट्राइक में अपोनेंट को डिफीट कर दे। यहीं पर सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि जो पावर आमतौर पर कोई भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता, वो लू फेंग जैसे एक होल ने कैसे कंट्रोल कर ली। ये देखकर सारे इनहेरिटर्स क्रेजी हो जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लू फेंग एंडी यिंग को इस लेवल तक मास्टर कर लेगा। बाकी लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी एंडी यिंग की स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रगल की होती है, और यहाँ ये पावर सीधा लू फेंग को मिल चुकी होती है। ये मानना बिल्कुल नेचुरल था कि लू फेंग ने उन सबसे ज्यादा मेहनत की थी, और अब बॉडी एंडी यिंग यानी ट्रू बॉडी एनहांसमेंट लू फेंग को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही होती है। शॉर्ट में बोले तो लू फेंग ने हजारों मैचेस फाइट कर ली होती हैं, और अब लू फेंग के पास 2600 पॉइंट्स हो चुके होते हैं, जिससे उसे 3rd लेवल रिवॉर्ड मिलता है। ये देखकर बाकी प्लेयर्स पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेस लेवल वाला बंदा इतने सारे एक्चुअल एंडी यिंग कैसर यूजर्स को डिफीट कर देगा। फेमस प्रीमिल जब लू फेंग के बारे में सुनती है तो उसे लू फेंग पर बहुत फख्र महसूस होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि लू फेंग सन के डोमेन को शॉक कर देगा, और इससे लू फेंग को और भी बड़ा पावर बूस्ट मिलेगा। उसके नज़दीक लू फेंग फ्यूचर में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट स्केयर वुल्फ मास्टर बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ स्केयर वुल्फ का मास्टर जब लू फेंग के बारे में सुनता है तो वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लू फेंग ऐसे ही ग्रो करता रहा तो वो बाकी सबके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में इंसानी रेस का सबसे बड़ा थ्रेट सिर्फ लू फेंग ही हो। लेकिन अभी तक प्रिजन कैंप के बारे में किसी को भी नहीं पता कि उसका असली पर्पस क्या है। शॉर्ट में तीनों रेसेस ने ऑलरेडी अपने बेस्ट असैसिन्स प्रिपेयर कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि स्कूल के अंदर ही लू फेंग को खत्म कर दिया जाए। यानी डीमन रेस, सरंगा, जर्ग और ऑटोमैटॉन रेस, तीनों ने अपने अपने असैसिन्स तैयारी कर लिए थे। शॉर्ट में बोलें तो 6,20,000 बैटल्स कंप्लीट हो चुकी थी, और लू फैंग अब 6,10,000 ऑनर पॉइंट्स हासिल कर चुका था। इसका मतलब ये था कि लू फैंग अब बहुत सारे एयरलूम्स हासिल करने वाला था। इसी दौरान बाहरशी दुनिया में हम देखते हैं कि 3 अलग अलग किंग्स के 3 असैसिन्स तैयारी में थे, सिर्फ इसलिए कि जैसे ही लू फैंग बाहर आए उसे किल कर दिया जाए। लेकिन लू फैंग बाहर आया ही नहीं, क्योंकि 6,20,000 फाइट्स के बाद लू फैंग ने रिट्रीट ले ली ताकि अपनी स्ट्रेंथ को और डेवलप कर सके। ये रिट्रीट लू फैंग के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड साबित हुआ, क्योंकि लू फैंग अब ऑलमोस्ट 3rd लेवल टेक्निकल गॉड के करीब पहुंच चुका था। असैसिन्स फिर भी वेट करते रहे, और ये वेट 900 साल तक चला। आखिरकार लू फैंग अपनी रिट्रीट से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आया, असैसिन्स ने तुरंत मूव किया। सबसे पहले अटैक करने वाला असैसिन था जुए गुआंग, जो जर्ग रेस से था और वेनरेबल लेवल का एक्सपर्ट था। उसका गोल था लू फैंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करना। लेकिन उसी वक्त डीमन रेस का एक और असैसिन, जिसका नाम म्यूट स्वेलिंग था, जो कि वो भी वेनरेबल लेवल का था, उसने पहले अटैक कर दिया और अपनी टेक्निक यूज की। मगर ये अटैक फेल हो गया, क्योंकि लू फैंग की डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी।
लू फैंग ने काउंटर में म्यूट स्वेलिंग वेनरेबल को किल कर दिया। उसके बाद जुए गुआंग ने लू फैंग को फिजिकली लिबरेट करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त डैनो अरोरा ने डिफेंस के साथ पैरेलल अटैक किया। इस कंबाइंड अटैक की वजह से म्यूट स्वेलिंग वेनरेबल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। सब कुछ यहीं खत्म हो गया। आखिर में सिर्फ लू फैंग का वेल्थ रह गया, जिसमें शाओ, स्टार डायग्राम और कई और वैल्यूएबल ट्रेजर्स शामिल थे। इस इंसिडेंट की न्यूज़ बाकी एयर्स तक भी पहुंच गई, जिसमें 7 पगोड़ा और राटासन हुजन भी शामिल थे। उन्होंने डिस्ट्रॉयड ऑरा से महसूस कर लिया कि 2 वेनरेबल्स और एक पावरफुल होल एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। वो सब शॉक में थे, लेकिन किसी ने भी लूट लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लू फैंग जिंदा निकला तो डैनो अरोरा उन पर अटैक कर देगा और उन्हें दूसरे एयर्स का थीफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक इम्पेशेंट एरिस ने सबकी बात इग्नोर कर दी और सीधा लू फैंग का ट्रेजर लेने चली गई। जैसे ही वो ऑलमोस्ट लू फैंग के ट्रेजर को टच करती है, डैनो अरोरा ने तुरंत अटैक किया और वो एयरिस इंस्टेंट डेथ का शिकार हो गई। ये देखकर बाकी सब एयर समझ गए कि लू फैंग असल में जिंदा है, क्योंकि डैनो अरोरा अभी भी लू फैंग के ऑरा को डिटेक्ट कर रही थी। उसके बाद लू फैंग ने अपना बॉडी रिकंस्ट्रक्ट किया, अपने इंटरनल वर्ल्ड से बाहर आया और अपनी सारी चीजें वापस हासिल कर ली। ये सीन देखकर सब एयर्स पूरी तरह शॉक हो गए। इसी वक्त रूलर ऑफ बोहेमिया खुद अपीयर होता है, गुस्से के साथ, क्योंकि एक एयरस ने रूल्स वायलेट किए थे। रूलर ऑफ बोहेमिया ने वार्निंग दी कि चाहे पहले वाले एयर्स को वापस इनवाइट कर लिया जाए, लेकिन उनके क्लैंस को कोई मर्सी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद लू फैंग खुद सामने आता है और बोहेमिया को रिस्पेक्ट देता है। ये देखकर सब और ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लू फैंग बिल्कुल सेफ और कंप्लीट था। फिर रूलर ऑफ बोहेमिया ने सबको क्लियर वार्निंग दी कि अब कोई भी लू फैंग पर हाथ डालने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब वो लू फैंग को ऑफिशियली एक एयर मानता है। ये सुनकर कोई गुआंग, जो कि रास रांगा का असैसिन था, शॉक में आ जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रूलर ऑफ बोहेमिया लू फैंग को एयर का स्टेटस दे देगा। इसी वक्त कोई गुआंग को समझ आ जाता है कि अब लू फैंग को एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। लू फैंग ने भी कोई गुआंग की किलिंग इंटेंट फील कर ली और समझ गया कि वो भी एक असैसिन है। क्राउड अभी भी जुए गुआंग पर प्रेशर डाल रही थी, जिससे उसका मेंटल स्टेट कोलैप्स होने लगा। आखिरकार सब लोग वहां से डिस्पर्स हो जाते हैं और यहीं पर यह आर्क खत्म होता है। स्टोरी यहीं एंड नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग इम्पेशेंट हैं वो डोंगवा शॉर्ट के स्पॉयलर्स का वेट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह याद रखें कि ये सिर्फ फिक्शन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि नॉवेल से अडैप्टेड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।